We will be studying different situations with capacitors. एक सिचुएशन पहले लेते हैं. एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, उसकी दोनों प्लेट्स के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाला. उस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है. C. यहां पर हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया. अब इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K. तो इसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो जाएगा K टाइम्स C. This we have studied. Okay. This was a simple situation. इसका डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं. Because electric field become weak और इलेक्ट्रिक फील्ड कम होके K टाइम्स कम हो जाता है, इसलिए उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है चार्ज लेने की. क्यों? क्योंकि उसको फिर E लेवल तक लाना है. पहले E लेवल तक भर गया था कैपेसिटर, स्पिल हो जाएगा. अब हमने जैसे ही इसमें डाइलेक्ट्रिक डाला, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतर के ऐसा आ गया. अब हम इतना और चार्ज भर सकते, हमने और चार्ज डाल दिया. दैट मीन्स कैपेसिटी हैज इंक्रीज्ड. सिंपल इमेजिन हम इस तरह से करते हैं. अब इसमें आपका इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए कि आपको प्रोसीजर आता है कि नहीं आता, आपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया है या नहीं किया है, इसके लिए किस तरह के वेरिएशन करते हैं. वेरिएशन इस तरह का करते हैं कि दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है? D. हमने उसमें ये जो स्लैब डाला है, ये स्लैब की विड्थ भी कितनी है? D. Now in a particular case we have not inserted the slab with the thickness D, we have inserted a slab with little less thickness. कम थिकनेस वाला हमने इसमें स्लैब डाला और अब ये जो स्लैब है ये सिर्फ इतना मोटा है बस, और ये वाली थिकनेस है T, जबकि ये वाला डिस्टेंस कितना है? This is D. और ये जगह खाली है, हवा है. This is the capacitor and this is dielectric, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K. अब अगर इसका कैपेसिटेंस पहले C था, तो अब ये डाइलेक्ट्रिक डालने से इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? आंसर है होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक हमेशा क्या करता है? इंक्रीज करता है. क्या ये K टाइम्स इंक्रीज होगा? डाउट है. क्यों? क्योंकि ये अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहा है. पूरे में K भरा होता तो K टाइम्स इंक्रीज कर देता. आधे में भरा है, T थिकनेस में भरा है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा ये हमको कैलकुलेट करना है. सो दिस कैलकुलेशन वी विल डू राइट नाउ एंड टाइटल विल बी ठीक है, पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक. और ये सिचुएशन हमने क्रिएट कर दी. अब इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमको याद करना है कि हमने वो डेरिवेशन किस प्रोसेस से किया था, और उस प्रोसेस को याद करिए. Okay, capacitance. A capacitor has plate area A, distance is D, a dielectric slab of thickness T is inserted in it and the dielectric constant is K. Find capacitance. अच्छा, अब हमने पहले कैपेसिटेंस कैसे निकाला था? आंसर है हमने इसको चार्ज Q दिया था और जो V डेवलप हुआ था पोटेंशियल डिफरेंस, उसको कैलकुलेट किया था और फिर Q अपॉन V करके कैपेसिटेंस निकाला था. फिर से प्रोसेस क्या है? चार्ज Q दो और उससे क्या डेवलप होता है? V, उसको कैलकुलेट करो
और फिर Q अपॉन V कैलकुलेट कर लो, दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ C। इसमें हम एरिया और D कैसे यूज करते हैं? तो आंसर है कि जो हमने Q चार्ज दिया है उसको हम हमेशा कन्वर्ट करेंगे सिग्मा इंटू एरिया। व्हाट इज सिग्मा? चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया। तो देखो हमने A इन्वॉल्व कर लिया, Q को किसमें कन्वर्ट करना है? सिग्मा इंटू A। सिग्मा को किसमें कन्वर्ट करना है? E में। E किसके बराबर होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा किसके बराबर होता है? E इंटू, वेरी गुड। तो सिग्मा का किससे रिलेशन हो गया? E से। E मल्टीप्लाइड बाई डी आर, dV, दैट इज V। ये इसका रिलेशन हो गया। रिलेशन समझ में आ गए? अगर ये आपने अपने फंडामेंटल सारे फॉर्मूले याद किए हैं और वो शीट की अभी तक आपने पतंग नहीं बनाई है तो आपको ये याद होगा कि E और dV के रिलेशंस क्या हैं। ओके, तो ये रिलेशन आपको हमेशा यूज करने हैं, राइट? ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q किसके बराबर लेना है? सिग्मा इंटू A। V किसके बराबर लेते हैं? E इंटू D। ओके, ये जो चीज है E इंटू D, यहां पर अभी प्रॉब्लम है। क्यों? दिस मल्टीप्लीकेशन शोज दैट थ्रू आउट द डिस्टेंस D, E हैज द सेम वैल्यू। तभी तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहां से मैं वहां तक गया, अगले स्टेशन तक, मेरी स्पीड है 40, टाइम लगा 3 आवर्स। कितना डिस्टेंस है? 120। 40 मल्टीप्लाइड बाय 3 आवर्स, 120। इसके लिए, इस कैलकुलेशन के लिए, छोटी सी कैलकुलेशन के लिए कंपलसरी कंडीशन क्या है? दिस 40 शुड रिमेन 40 फॉर ऑल द 3 आवर्स। बीच में अगर वो 20 हो गया तो फिर ये कैलकुलेशन नहीं चलेगी। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? आई विल हैव टू कैलकुलेट इन 2 पार्ट्स, 1 पार्ट विद द स्पीड ऑफ 40, अदर पार्ट विद द स्पीड ऑफ 20, दोनों को ऐड कर दूंगा। ठीक है, हमारे पास सॉल्यूशन है। वैसे ही यहां पर होगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है E, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। इसलिए जो हम V की कैलकुलेशन करेंगे उस V में E का मल्टीप्लिकेशन पूरे D के साथ नहीं होगा। किसके साथ होगा? जितनी दूर तक E है उतनी दूर तक उस विड्थ के साथ होगा, और जितनी दूर तक ये है उतनी दूर तक उस E के साथ होगा। ये E कितना है इसके अंदर? याद करिए, डाइलेक्ट्रिक के चैप्टर में आया है, व्हेनेवर देयर इज ए डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज एंड इट डिक्रीज बाय ए वैल्यू विच इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां हमको E की वैल्यू कितनी मिलेगी? E अपॉन K टाइम्स लेस हो जाएगा E। सी सिंपल। ओके, नाउ वी कैलकुलेट दिस V। V को कितने टुकड़े में कैलकुलेट करना पड़ेगा? 2, V1 V2, और दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो V1 के लिए हम लेते हैं, बताइए E कितनी लेंथ तक है? ये टोटल लेंथ D है, उसमें से T को छोड़ दो। यस, E कितनी दूर तक फैला हुआ है? D माइनस T। This E into D minus T will give the potential difference across D minus T width। ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, फिर से यहां पर E की वैल्यू कितनी है और इसकी विड्थ कितनी है? T। ये क्या देता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ओके। और यहां से लेके यहां तक टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एयर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डाइलेक्ट्रिक। कौन सा ऑपरेशन? प्लस। ये समझ आ गया? आप चाहें तो इसके पहले एक स्टेप ऐसे लिख सकते हैं, V एयर प्लस V डाइलेक्ट्रिक। ये समझ आया?
और ये दोनों का एक्सपेंशन। अब कैंसिलेशन कैसे करेंगे ऊपर नीचे, बोलिए क्या टर्म दिख रही है आपको जो एक दूसरे में बदलती है? सिग्मा और ई। ठीक, कुछ भी लिख दो, या तो ई को सिग्मा में बदल दो या सिग्मा को ई में बदल दो। क्या पसंद है आपको? सिग्मा को ई में बदलना, ठीक है। सिग्मा किसके बराबर होता है? ई इंटू, करेक्ट। सो ई इंटू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय, इनमें से हमने ई कॉमन निकाल लिया, ई, और ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट के अंदर इस ब्रैकेट में डी माइनस टी प्लस इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? टी अपॉन के। देखिए मैथमेटिक्स ठीक है, के कॉमन आ गया, ई कॉमन आ गया, और अब ये ई को कैंसिल कर दिया। ये क्या आ गया? कैपेसिटेंस। दैट्स ऑल। अब इसके साथ आप चाहें तो कुछ जगलरी कर सकते हैं, कम ज्यादा कुछ ऐसा करना हो तो कर सकते हैं। एक चीज ये बताइए, मैथमेटिकल टर्म्स में ये स्मॉल ब्रैकेट को हटा देना अलाउड है कि नहीं? कैन वी रिमूव इट? कोई प्रॉब्लम? क्यों नहीं हटा सकते? इसके इधर माइनस है, इसके इधर प्लस है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सामने भी कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, है? करो सॉल्व, कितना आया? वही तो आया, डी माइनस टी, ठीक है ना। तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, एप्सिलॉन नॉट ए, और नीचे के ब्रैकेट में ब्रैकेट चाहिए ही क्यों हमको? डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है ना। कोई मैथमेटिकली प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, ऐसा आ गया। और छोटा करो, छोटा ऐसे करते हैं, देखिए हाँ, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो हम चाहते हैं डी अलग से दिखे, तो ये दिख रहा है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और डी में कुछ माइनस हो गया। कितना माइनस हुआ इसको दिखाने के लिए हम ऐसा लिख देते, डी माइनस, और ये हमने इससे कॉमन निकाला टी, अंदर क्या बचेगा? ये ठीक है। यहां पर लाकर हम इसको रोकते हैं। दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर दिस। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, डी में से कुछ माइनस हो गया तो डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो कैपेसिटेंस क्या हो गया? इंक्रीज, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें ये के वाला पार्ट कम कर दे, यानी एयर कर दे, एयर करेंगे तो के कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 0 0, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। दूसरा, अगर के को पूरा फैला देंगे डी विड्थ तक, तो टी किसके बराबर हो जाएगा? डी के, ये टी डी के बराबर हो जाएगा। अब अगर ये टी डी के बराबर हो जाएगा, ये हाँ, ये डी के बराबर हो जाएगा, तो ये वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा? डी माइनस डी 0, ये क्या बचेगा? डी अपॉन के, तो ये क्या बन जाएगा? यही होता है, ठीक है ना। इसलिए ये इसका डिटेल्ड फॉर्मूला है, विच इज सेटिस्फाइंग बोथ द कंडीशंस। इफ इट इज टोटल एयर वी आर गेटिंग द एक्सप्रेशन, इफ इट इज टोटल डाइलेक्ट्रिक वी आर गेटिंग द कंडीशन, और ये टी के साथ ये एक्सप्रेशन बनेगा। इसका डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए, और इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं कि हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला, उस स्लैब का इतना कांस्टेंट है, इतनी थिकनेस है, व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस, ठीक है। ओके, अब अगर इसमें आप चाहे तो C अपॉन C नॉट,
सी अपॉन सी डैश को कंपेयर कर सकते हैं. वी डोंट वांट टू डू दैट. ओके, सी किसके बराबर था यहां पर? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. ये कहां? एयर में. इसके ऊपर वो कर देंगे, वो किसकी वैल्यू है? सी डैश. तो अगर आप सी अपॉन सी डैश करेंगे तो कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा. यू विल नो क्या हो जाएगा. ठीक है, यू कैन ऑलवेज डू दैट मैथमेटिक्स. ओके, सो दिस इज इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग इन पार्शियल. अब दूसरा क्वेश्चन. इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक वी इंसर्ट ए मेटल प्लेट, व्हाट विल हैपन? Okay, same formula we will apply, but the metal plate has got K is equal to what? metal plate का K कितना होता है? आंसर, metal plate का K infinite होता है. कितना लेना है? यस, याद रखिए. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बड़ा बड़ा लिख लीजिए. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल K is equal to infinity. दो मेथड हम इसके लगा सकते हैं. फॉर मेटल K इंफिनिटी, देयरफॉर C डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0, सो दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T. ये आ गया फॉर्मूला, सिंपल. दूसरा, इसी प्रोसेस को हम लगाते. देखिए, ये कैपेसिटर, ये विड्थ D और ये इसमें हमने मेटल प्लेट डाली T. नाउ दिस C इज इक्वल टू हाउ मच? C डैश इज इक्वल टू Q अपॉन V. Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A upon V. V is equal to V1 plus V2. V in the air plus V in the metal. Sigma A upon V in the air कितना होता है? E into D minus T. अब आप लोग इसमें एक्सपर्ट हो गए. ठीक है, ये एयर है और ये वाला डिस्टेंस कितना है? D minus T. और E, यहां पर E है, यहां पर E है. बताइए इसके अंदर कितना E है? मेटल के लिए क्या रूल है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए मेटल? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए मेटल इज ऑलवेज 0. कितना होता है? 0. डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितना होता है? E अपॉन K. और मेटल के अंदर 0. गॉस थ्योरम में आपने पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में आपने पढ़ा, that inside a metal electric field is 0. Okay, so here electric field is 0. इसलिए ये वाला जो Vm है ये भी कितना होगा? 0. E इंटू डी, E इंटू टी. E ही 0 है तो E इंटू टी भी क्या हो जाएगा? 0. अब ये किसके बराबर है? E इंटू एप्सिलॉन नॉट. E कैंसल एंड व्हाट डू वी गेट हियर? सेम थिंग. तो मेटल प्लेट डालने से, अब आप मुझे बताइए, मेटल प्लेट डालने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? मेटल प्लेट इंसर्ट करने से इंक्रीज कि डिक्रीज? इंक्रीज. बिना मेटल प्लेट के ये फॉर्मूला क्या था? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. और मेटल प्लेट डाला तो डिनोमिनेटर छोटा हो गया.
इसलिए कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि ये डिस्टेंस है d, मेटल प्लेट डाली, डिस्टेंस कैसा हो गया, छोटा, डिस्टेंस छोटा हो गया, c बढ़ गया। तो मेटल प्लेट डालने से भी c बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है। ओके, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ मेटल प्लेट, दिस इज द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंसर्टिंग इन इट। अब इस डाइलेक्ट्रिक को डालकर हम लोग और कुछ स्पेशल केसेस बनाते हैं, दैट अगेन वी विल डू इन द क्लास ऑफ एक्सरसाइज व्हेन वी डू, कि डाइलेक्ट्रिक को काट काट के डालेंगे, 2 तरह के डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, 4 तरह के डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, सीधे सीधे स्लैब डालेंगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्लैब डालेंगे, टेढ़े स्लैब डालेंगे, इस तरह के कॉम्बिनेशन के भी हमारे पास बहुत से न्यूमेरिकल्स हैं। वी विल डू दैट। फर्स्ट वी विल डू वन थिंग, व्हेन वी जॉइन 2 कैपेसिटर्स then what happens? Okay, see, when we are joining 2 capacitors, okay, 2 कंडक्टर्स को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? आंसर है कुछ नहीं होता। लेकिन अगर दोनों कंडक्टर के पास चार्ज है, पोटेंशियल है, तो होता है। क्या होगा? इफ द पोटेंशियल है चार्ज एंड पोटेंशियल, देन पोटेंशियल मीन्स व्हाट? टेंशन विद इन द चार्जेस, विद दैट टेंशन दे आर पुश्ड आउट। 2 कंडक्टर को हमने ऐसे ज्वाइन किया, ये पुश आउट कर रहा है, इसकी स्ट्रेंथ का, ताकत का मेजरमेंट क्या है? वोल्टेज। ये भी पुश आउट कर रहा है, इसका स्ट्रेंथ का मेजरमेंट क्या है? वोल्टेज, टेंशन। चार्ज ए से बी में जाएगा या बी से ए में जाएगा, इट डिपेंड्स किसकी वोल्टेज ज्यादा है। सो व्हेन 2 कंडक्टर्स आर जॉइंड टुगेदर, द चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, द मोमेंट चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, charge moves from higher potential to lower potential, what is effect on their potential? जिसमें से चार्ज निकल गया उसका पोटेंशियल नीचे, जिसमें चार्ज एंटर किया उसका पोटेंशियल ऊपर। अब ये हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल चार्ज इज गोइंग लाइक दिस, जस्ट लाइक वाटर। दिस लेवल इज कमिंग डाउन, चार्ज लेवल, वोल्टेज लेवल, दिस वोल्टेज लेवल इज कमिंग अप, स्टिल चार्ज इज गोइंग, still charge is going, and now it will stop. So the flow of charge stops. What is the condition? When the voltage is same. समझ आया? तो 2 चीजें हमने स्टडी कर ली. When 2 conductors are connected to each other, the charge start flowing from higher potential to lower potential. Number 1, the charge keeps on flowing and the voltage keeps on changing. The charge keeps on flowing till the potential of both the conductor become equal, same, and that potential will be known as common potential. क्या बोलना है उसको? Common potential. Okay. Now, one conductor has charge Q1, which is given by C1 V1. Second conductor has charge Q2, which is given by C2 V2. Okay. किसको ज्यादा बताना चाहते हैं आप? V1 को कि V2 को? कौन बड़ा है? V2. Okay. V2 is larger than V1. Okay. Then charge will flow from conductor number 2 to conductor number 1. Charge flow from conductor 2 to conductor 1 till with this their potential also change.
the process keeps on going till a common potential is reached. कॉमन पोटेंशियल, और इसको हम लिख देते हैं V कॉमन, और उसके बाद चार्ज का फ्लो होना बंद. नाउ व्हाट इज दिस कॉमन पोटेंशियल? दिस कॉमन पोटेंशियल V कॉमन इज इक्वल टू टोटल चार्ज divided by total capacitance. ये दिस इज कॉमन पोटेंशियल. ये फॉर्मूला याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला whenever two capacitance are joined together. Okay, now a capacitor has got three quantities with it: capacitance, charge and potential difference. Whenever we combine two capacitor, what is the effect on all the three? What will happen to capacitance, what will happen to potential, and what will happen to charge? Okay, charge, potential and capacitance. पोटेंशियल अभी आपने देखा. पोटेंशियल क्या होता है? चेंज, रीच Vc. कॉमन पोटेंशियल पहुंचेगा, एक के लिए Vc हाई है, दूसरे के लिए Vc लो है, बट दे विल रीच Vc. दिस इज फैक्ट अबाउट पोटेंशियल. व्हाट अबाउट चार्ज? चार्ज का शुरू में हमने एक रूल पढ़ा है, अभी भी पढ़ते हैं, दैट चार्ज कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड. चार्ज हमेशा क्या होगा? कंजर्व. ठीक. कैपेसिटेंस, कंबाइन. ठीक है, जैसा कॉम्बिनेशन करेंगे वी विल से इट इंक्रीज. इस तरह से हमने ऐड किया दैट इट विल इंक्रीज. ओके, देन हियर इज द इंपॉर्टेंट थिंग. हम कैपेसिटर में क्या यूज करते हैं? स्टोर फॉर एनर्जी और चार्ज. तो एनर्जी का क्या होता है? अगर एक के पास एनर्जी 100 थी, दूसरे के पास एनर्जी 100 थी, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, तो एनर्जी कितनी होनी चाहिए हमारे रूल से? 200. बट व्हाट वी फाइंड, एनर्जी इज नॉट 200. What happens to that energy? Does it increase? Does it remain same? Or does it decrease? Decrease. तो आंसर इज Decrease. क्यों? रीजन बोलो बोलो. चार्ज जब ट्रांसफर होगा तो एनर्जी कम हो जाएगी ना. क्यों? लॉजिकली यू आर राइट, और यही आंसर है. दैट एनर्जी विल डिक्रीज बिकॉज व्हेन द चार्ज गेट्स ट्रांसफर्ड, देन ड्यूरिंग द मोशन ऑफ चार्ज some work has to be done on the charge, so energy will decrease. How much is that energy which decreases? That we are going to solve now. समझ आया? So नंबर एक प्रिंसिपल हम प्रूफ करेंगे और याद कर लेंगे. Whenever two conductors or capacitors are joined together which are having different potential, the charge will flow and their combined energy will be less, will be decreased. There is always a loss of energy whenever two conductors are joined together. There is always a loss of energy. Now, how much is that loss of energy?
ओके, एनर्जी इज लॉस्ट। तो अब देखिए कि एनर्जी कितनी लॉस होती है। वी टेक टू कंडक्टर्स, फर्स्ट कंडक्टर C1 capacity, V1 potential, has energy E1 is equal to half C1 V1 square. Second conductor C2 V2 has energy half C2 V2 square. After combination, कैपेसिटेंस इज, हमने कॉम्बिनेशन किया दोनों को पैरेलल में, कैपेसिटेंस इज C1 प्लस C2 एंड पोटेंशियल अभी हमने किया कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। Then what is the new energy? Very good. Then new energy E new is equal to half C1 plus C2 into square of C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. This is new. Now E original minus E new is equal to, how much was the E original? Half C1 V1 square plus half C2 V2 square. This was E original minus E new. This is E new. हाफ ये। अब इसमें आप एक चीज देख रहे हैं, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, पावर 1 पावर 2, एक पावर का कैंसिल कर सकते हैं। सो इसको अब हम इस तरह से लिख देते हैं, डिनोमिनेटर C1 प्लस C2 पावर 1 एंड दिस इज C1 V1 प्लस C2 V2 टू द पावर 2, राइट? ये आ गया। नाउ दिस इज इक्वल टू हाफ, इस टर्म में देखिए देर इज वन हाफ, वन फैक्टर इज हाफ, वन फैक्टर इज हाफ, तीनों में से हाफ को तो हम बाहर निकाल देते हैं ये, एंड वी विल पुट ए बॉक्स ब्रैकेट। अब अंदर क्या क्या बचे, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस दिस, और इसका डिनोमिनेटर कितना है? 1। सो वी टेक ए कॉमन डिनोमिनेटर। कॉमन डिनोमिनेटर लिया, हाउ मच इज दैट? 1 से डिवाइड किया, इससे मल्टीप्लाई किया, सो C1 V1 स्क्वायर plus C2 V2 square, this is to be multiplied with C1 plus C2 minus हाफ तो बाहर जा चुका है, इसको एक्सपेंड कर दिया, ये
ठीक चल रहा है? ओके, इज इक्वल टू हाफ इसको मल्टीप्लाई किया, C1 मल्टीप्लाई बाय दीज टू, प्लस C2 मल्टीप्लाई बाय दीज टू, हो गया दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 4 टर्म्स आ गई, माइनस सबके साइन चेंज कर देते हैं, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। डिवाइडेड बाय, द होल थिंग इज डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, इसलिए वो C1 C2 को भी हम बाहर ले आते हैं यहां पर, and this will become S। कैंसलेशन करिए, अब आपको मजा आएगा, छोटी क्लासेस में सबको मजा आता है, सब कैंसल हो जाएंगे तो। ओके, कितनी टर्म्स बच गई? 3। तीनों में कॉमन फैक्टर देखिए C1 इंटू C2, टेक दैट आउट, ये आया? ओके, अब इसको ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज v1 माइनस v2 होल, सो दिस इज इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 स्क्वायर। ये किस चीज का इक्वल चला आ रहा है? E ओरिजिनल माइनस E न्यू। ओके, अब ये एक्सप्रेशन हमको क्या दिखाता है? देखिए, ये पहले की एनर्जी, ये बाद की एनर्जी, इसके सामने कैसा साइन है? प्लस, इसके सामने कैसा है? माइनस। नाउ यू टेल मी, अगर इसका आंसर प्लस आएगा तो कौन बड़ा? ई ओरिजिनल। और अगर इसका आंसर माइनस में आएगा तो कौन बड़ा है? ई न्यू। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि ई ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कैन यू टेल मी? एक एक क्वांटिटी को चेक करते हैं। हाफ पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। कैपेसिटेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड स्क्वायर ऑफ एनी क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस माइनस से मत डरिए, square of a quantity is always positive, therefore this whole quantity is positive. If this quantity is positive, then E original is always more than the E new after combination. That means there is always loss.
देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी। और इसके लिए हम एक छोटा सा लिख सकते हैं डेल्टा ई। सॉरी, ई इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको नहीं यूज करना चाहिए, लेट्स यूज इट डेल्टा यू। लॉस ऑफ एनर्जी, ये जो लॉस ऑफ एनर्जी है इसका फॉर्मूला, कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी वी का स्क्वायर। देखिए हाफ सी वी का स्क्वायर, पर हमको डिफरेंस निकालना है, इसलिए v के डिफरेंस का स्क्वायर, फॉर्मेट वही है, हाफ सी वी स्क्वायर। ऐसे आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू दिस। लॉस ऑफ एनर्जी आपने कैसे निकाला, इसका डेरिवेशन आता है, लॉस ऑफ एनर्जी पे न्यूमेरिकल आते हैं, और वन लाइन कंसेप्चुअल क्वेश्चन 1 मार्क भी आता है। व्हाई देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी, ये सबसे पहले हमने डिस्कस किया था। व्हाई? Yes, because the charges move and in moving the charges some work has to be done. फिर से, when we combine two conductors, what is conserved? Charge. Very good. Charges are conserved. What is not conserved? Energy. What is not conserved? Energy. Charges are, charge कभी कम नहीं होते, ये पक्का याद रखिए। हम लोगों को हमेशा दिमाग में ये एक इमेज बैठ जाता है कि कंबाइन करो तो लॉस होता है। तो जैसे ही क्वेश्चन आता है व्हेन वी कंबाइन टू व्हाट हैपेंस टू द चार्जेस, सबका पहला एक ही जवाब आता है, देयर इज ए लॉस, क्योंकि सब में रटा क्या हुआ है, देयर इज ए लॉस। लेकिन याद रखिए, लॉस किसका, एनर्जी का, चार्जेस का नहीं होता। चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व्ड। ओके, सो वी क्लोज इट टुडे हियर। लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, हमने ये देखा व्हेन टू conductors are connected to each other, both are having charges, some charge is transferred and there is a loss of energy। वो loss of energy का फॉर्मूला आपने लिखा, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। एक कैपेसिटर को जब हम चार्ज करते हैं उस समय भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है लॉस ऑफ एनर्जी का। देखिए, वी हैव ए कैपेसिटर विच इज अनचार्ज्ड, वी कनेक्टेड टू ए बैटरी। This battery has got higher terminal potential V, this has got terminal potential 0. So naturally charge will start flowing through it, or the charge goes on building up, और charge यहाँ जाने से this potential goes on increasing, this goes on, finally its potential become V, and the charge it has received is suppose Q. Both potentials are equal and it stops. इसका potential कम नहीं होता because battery has got lot of charge and only a partial quantity is given here that it produces. So this potential difference is V, this has also got V, charge Q is there. Now if charge Q is coming with a potential difference V, how much energy it carries? We have done in the previous chapter that energy is equal to Q multiplied by V. Charge Q with potential difference V has energy Q into V. This we have done because energy is work done, and work done per unit charge is potential. So work done is equal to Q into V, and this work done by the battery is loss of its energy, potential energy. So how much energy is given by the battery? QV, given by battery. And now you tell me, अभी जो आपने पढ़ा, if the charge is Q and potential is V, how much is the energy stored in the capacitor? Energy stored in capacitor is half Q into V. ये अब यहां से इसने QV एनर्जी दी है और इसमें हाफ QV स्टोर हुई है। चार्ज Q निकला, Q इसको मिल गया। एनर्जी कैसे हाफ हो गई?
Is it correct or not correct? Answer, it is correct. बैटरी ने एनर्जी QV दी है, वही Q चार्ज इसको मिला है, चार्ज इज कंजर्व, वही वोल्टेज इसको मिली है V, पर एनर्जी उतनी नहीं है, एनर्जी इज ओनली हाफ QV. What happened to its energy? We can give the answer. While the charge is traveling through the conductor, it has to do certain work to overcome the resistance of this conductor, whatever is this. But it has to do certain work in moving. That work is half QV, and rest of the energy half QV has reached the capacitor. और ये फैक्ट हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज करेंगे सिर्फ आधी एनर्जी मिलेगी, आधी लॉस हो जाएगी. बैटरी की पूरी एनर्जी कैपेसिटर में नहीं जाती है, हाफ जाती है, एंड हाफ इज लॉस्ट. प्लीज रिमेंबर दिस.